हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रभास रंजन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे द भारतीय न्याय संहिता। ये संहिता जो है, ये न्याय संहिता है। पहले हम लोग पढ़ते थे इंडियन पिनल कोड, पिनल जिसमें हम लोग सज़ा देते थे, लेकिन इस संहिता में हम लोग न्याय पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस संहिता के इंट्रोडक्शन के बारे में, इनका परिचय पढ़ेंगे कि इसमें क्या बदलाव आया है, इंडियन पिनल कोड में क्या था और इसमें क्या बदलाव आया है, उसके बारे में हम लोग उनकी हाइलाइट्स को जानेंगे, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द भारतीय न्याय संहिता 2023 के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, महत्वपूर्ण तिथियां जिसमें हम लोग भारतीय न्याय संहिता कब आया, कब पास हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, ये जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को, मतलब 12 दिसंबर 2023 को ये भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद ये पास होता है लोकसभा से 20 दिसंबर 2023 को, 20 दिसंबर 2023 को। इसके बाद राज्यसभा से ये संहिता 21 दिसंबर 2023 को पास होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट इस संहिता को 25 दिसंबर 2023 को दे दिया जाता है। इसके आगे अब ये इन्फोर्समेंट में है 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से ये इन्फोर्स में है, मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद से कोई भी जो ऑफेंस हुआ है वो इस संहिता की तरह उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग इस संहिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, इनके हाइलाइट्स के बारे में जानेंगे। इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स हैं इसके अंदर में। टोटल सेक्शंस 358 है, 358 धाराएं हैं इस भारतीय न्याय संहिता में। ये एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड करता है ऑफेंसेस एंड मैटर्स कनेक्टेड विद दस ऑफेंसेस। तो जितने भी ऑफेंसेज है या उससे रिलेटेड जो मैटर होंगे, वो सारे के सारे का कंसोलिडेशन या उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट्स जो होता है वो इस संहिता में दिया गया है। आगे की महत्वपूर्ण बातें हैं कि ज़्यादातर ऑफेंसेज जो इंडियन पिनल कोड 1860 में दिया गया था, उन्हीं को वापस फिर से रख लिया गया है। ये रिटेन करता है मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेज ऑफ आईपीसी, ये रिटेन करता है। इसमें एक न्यू पनिशमेंट को दिया गया है। पहले पनिशमेंट में हम लोग के पास था डेथ पेनाल्टी, जिसको कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, रिगरस इम्प्रिजनमेंट था, सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, फाइन था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पनिशमेंट जो था उसको हटा दिया गया था इंडियन पिनल कोड में। उसके जगह पे एक नया पनिशमेंट आया है जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर है, वो है कम्युनिटी सर्विसेज। अब ये कम्युनिटी सर्विस होगा क्या, ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। वो भविष्य में अगर जजमेंट जो आएंगे उसके तहत कोर्ट डिसाइड करेगी क्या क्या कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर में आएंगे। ये किस केस में दिया जाएगा ये पनिशमेंट को, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर कोई भी 5,000 से कम के प्रॉपर्टी का थेफ्ट किया जाएगा तो उस केस में कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है, सुसाइड करने, आत्महत्या करने का जो कोई अटेम्प्ट करेगा, किस लिए कि कोई पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेन किया जा सके उन्हें पकड़ने से। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट, मतलब पुलिस आ रही है तो वो मरने का की कोशिश करेगा, आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में उसको, अटेम्प्ट के केस में उसको कम्युनिटी सर्विसेज का पनिशमेंट दिया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस में इंटॉक्सिकेट करके हल्ला गुल्ला शोरगुल करता है, शराब पी के किसी प्रकार का नशा करके हल्ला गुल्ला शोर किसी को परेशान करता है, तो उस केस में भी कम्युनिटी सर्विस का सजा दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेडिशन को भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। सेडिशन अब कोई ऑफेंस नहीं रहा, इसको रिमूव कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से। उसके बदले में क्या ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को एक्साइट क्या करता है या अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है, किस लिए, सेसेशन के लिए, आर्म्ड रिबेलियन के लिए, या सब वर्शिप एक्टिविटीज़ के लिए, अलगाव करने के लिए, हथियारबंद तरीके से विद्रोह करने के लिए, या कोई लोगों को एक्साइट करता है या अटेम्प्ट टू एक्साइट करता है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, वैसे काम को करने में ये सज़ा देगी। लेकिन वो सेडिशन नहीं होगा, ये न्यू ऑफेंस बना है। तो सबवर्सिव एक्टिविटीज़ क्या होगा, कैसे होगा, ये इसको डिफाइन नहीं किया गया है। आगे इसमें अगर कोई व्यक्ति इनकरेज करता है सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ को, अलगाववादी फीलिंग को अगर कोई व्यक्ति इनकरेज करता है, तो उस केस में भी सजा दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता के तहत। आगे क्या कहता है, इंडेंजरिंग सोवरेंटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई इंडेंजर करता है संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को, भारत के एकता, अखंडता, संप्रभुता को अगर कोई व्यक्ति हानि पहुंचाना चाहेगा, तो उस केस में भी यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। ये ऑफेंस किस प्रकार से हो सकता है, ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, बातों को
आदान प्रदान करने से भी हो सकता है। कोई भी शब्द ऐसा हो जिससे एकता, अखंडता और संप्रभुता की हानि पहुंचती है, तो उस केस में भारतीय न्याय संहिता के तहत उस पे सज़ा दी जाएगी। किसी भी प्रकार का साइन, सिंबल का यूज़ किया जाता है जिससे ये तीनों जो बातें ऊपर कही गई थी, जो एक्साइट सेसेशन, आर्म रिबेलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज़, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को इंकरेज करना, इंडेंजरिंग सॉवरेंटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हानि पहुंचाना, ये सारे काम को अगर किसी सिंबल या साइन के द्वारा किया जाता है तो उस केस में भी भारतीय न्याय संहिता के तहत उसे सज़ा देने का प्रावधान बनाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। कोई इंटरनेट का यूज़ करके, कॉलिंग फैसिलिटी से, पेजर्स का यूज़ करके ये काम करते हैं, उस केस में भी उन पे BNS की धारा लगेगी। या कोई फाइनेंशियल मीन्स से उसको इन सारी बातों को अफेक्ट करता है, उनको यूज़ करके कोई फाइनेंशियली हेल्प करता है इन सब चीज़ को करने के लिए, तो उस केस में भी भारतीय न्याय संहिता को उन पे लगाया जाएगा। ऐसा आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये सेडिशन का जो ऑफेंस है हटाया नहीं गया है, उनका जो फीलिंग था वो इस धारा के माध्यम से उनको अभी भी रिटेन किया गया है। एक्चुअली में ये ब्रॉडेन कर दिया है, ये और भी विस्तारवादी हो गया है सेडिशन के लिए, क्योंकि इसमें सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है, जिसके कारण इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो और ब्रॉडर हो गया है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर में टेररिज्म को भी डिफाइन किया गया है, मतलब आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। पहले इंडियन पिनल कोड 1860 में टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया गया। इसको BNS ने कैसे डिफाइन किया है, आइए पढ़ते हैं। एन एक्ट दैट इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री और स्ट्राइक टेरर इन द पीपल। इसमें दो बातें की गई है। पहली तो ये इंटेंड्स टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री के यूनिटी, एकता, अखंडता, सिक्योरिटी, सुरक्षा और इकोनॉमिक सुरक्षा जो होती है उसको अगर थ्रेटन करता है इंटेंशन के साथ, तो उस केस में ये टेररिज्म माना जाएगा। या स्ट्राइक टेरर इन द पीपल, लोगों के बीच में भी अगर ये आतंक फैलाता है तो उसको भी टेररिज्म के डिफिनीशन में लिया जाएगा। पहले टेररिज्म एज एन ऑफेंस वो इंडियन पिनल कोड के अंदर में डील नहीं करता था, मगर अब वो BNS भारतीय न्याय संहिता के अंदर में डील करेगा। पहले ये जो टेररिज्म की ऑफेंस है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत होता था, जिसको हम लोग कॉमनली UAPA भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत टेररिज्म के ऑफेंसेस को सज़ा दी जाती थी। नेक्स्ट जानते हैं हाईलाइट इस संहिता का। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो पहले था वो इंडियन पिनल कोड में डिफाइन नहीं किया गया था। इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम जो है वो कमिटेड बाय क्राइम सिंडिकेट। जो क्राइम सिंडिकेट है, कुछ लोग मिल के अगर किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम करेंगे तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। और पहले ये IPC में नहीं था, पहले अलग अलग स्टेट खुद इस पे लॉ बनाए हुए थे, जैसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 और अदर एक्टिविटीज़, और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के जैसे ही अदर स्टेट जैसे कर्नाटका, गुजरात, UP, हरियाणा और राजस्थान भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ऊपर एक्ट बनाए हुए गए थे। लेकिन इस BNS में उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इंसर्ट कर दिया गया, ऐड कर दिया गया एज एन ऑफेंस। और जो टेररिज्म का जो सज़ा मतलब प्रोविज़न है, उस केस में सेशन कोर्ट जो होगी वो टेररिज्म के केस को ट्राई करेगी। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अलग से डिफाइन करने का मतलब ये भी था कि इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, गैंग्स ऑफ क्रिमिनल्स जो सिंडिकेट बना के किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एंड साइबर क्राइम करते हैं, उस केस में जो पेनल्टी दिया जाएगा वो एक इंडिविजुअल को, जो क्रिमिनल को जो पेनल्टी दिया जाता है उससे बिल्कुल अलग होगा। और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, वो भी ऑफेंस होगा। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में हो गया आपको व्हीकल थेफ्ट, कोई गाड़ी चुराता है, पिक पॉकेटिंग करता है, पॉकेट मारी करता है, या पब्लिक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर को बेचता है, या ऐसे ही कुछ कुछ जो क्रिमिनल एक्ट्स है उसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर में रखा गया है। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंडर में जो सज़ा होगी वो 1 से लेकर 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगी। 1 year to 7 years एंड फाइन। नेक्स्ट, एक न्यू काइंड ऑफ ऑफेंस जिसको हम मॉब लिंचिंग से भी नाम से जानते हैं, उस केस में क्या होगा, एक नया ऑफेंस ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर में। इसमें मर्डर बाय ए ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन ग्राउंड ऑफ सर्टेन आइडेंटिटी मेकर्स सच एज कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ विल बी एन ऑफेंस विद पेनल्टी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। इस केस में अगर 5 लोग या उससे अधिक लोग अगर
कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस, भाषा के बेसिस पे, पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उस केस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ मतलब कैपिटल पनिशमेंट जो होता है मृत्युदंड वो मिलेगी और उसके साथ फाइन भी देना होगा। तो जो एक्यूज होगा उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ और फाइन की सज़ा है मॉब लिंचिंग वाले केस में। मॉब लिंचिंग के लिए 5 और मोर पर्सन्स का होना ज़रूरी है और ये मर्डर जो होगा वो एक आइडेंटिटी बेसिस पे होगा, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, पर्सनल बिलीफ के बेसिस पे। अब आइए कुछ की इश्यूज़ हैं इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, उसको एनालिसिस करते हैं। इसमें जो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अभी भी 7 ईयर्स को रखा गया है और 7 से 12 ईयर्स तक का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसके हिसाब से क्राइम को के लिए किसी बच्चे को रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, डोली कैपेक्स एक लीगल मैगजीन है, उसमें बोला गया है कि 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है अगर उसके पास इतना मैच्योरिटी हो जाता है कि वो अपने एक्ट के कंसिक्वेंसेस को, वो क्या कर रहा है उसको वो समझता है, तो उस केस में उस ऑफेंस के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। तो वही क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एज आईपीसी में जो था वो अभी भी रिटेन किया गया है, लेकिन ये बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन को कंट्रावीन करता है। जैसा कि अलग अलग देशों में ये एज अलग अलग हैं। 2007 में एक यूएन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि इस एज को 12 से ऊपर कर दिया जाए। जैसा कि जर्मनी में ये एज 14 साल है, इंग्लैंड में 10 साल है, स्कॉटलैंड में 12 साल का है। तो 2007 के यूएन कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये 12 साल से ऊपर होना चाहिए क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एज, लेकिन यहाँ पे 7 से 12 साल को ही रखा गया है जैसा कि पहले आईपीसी में था। इसीलिए ये बहुत सारे उस इंटरनेशनल कन्वेंशन को कंट्रावीन करता है। अब जो बच्चे का एज जो बताया गया है इस संहिता में वो है 18 साल। एज ऑफ चाइल्ड इज़ बिलो 18 ईयर्स। 18 साल से नीचे का जो जितने भी पर्सन होते हैं उनको चाइल्ड कहा जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये 18 साल का जो थ्रेशोल्ड है वो नहीं होगा। जैसे कि रेप के केसेस में और गैंग रेप के केस में ये एज को कम किया गया है। सेडिशन को एज ए ऑफेंस रिमूव कर दिया गया है, उसके बदले में कौन सा ऑफेंस लाया गया है इसी वीडियो में हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहता है कि जो आईपीसी में रेप और सेक्सुअल हरासमेंट का जो प्रोविज़न था उसी को रिटेन किया गया, फिर से रखा गया। इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में जस्टिस वर्मा टू कमेटी जो 2013 की है उसके रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया है, कि उस रिकमेंडेशन में कहा गया था कि जो रेप का केस है उसको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में कहा गया है कि रेप जो करते हैं वो ओनली मैन करते हैं, तो उस केस में अभी भी रेप को मैन ही करेंगे, मतलब उसमें एक्यूज्ड मैन होंगे, उसी को रखा गया है। जेंडर न्यूट्रल इस ऑफेंस को नहीं बनाया गया है, मतलब जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को नहीं कंसीडर किया गया। और मैराइटल रेप उसको भी ऑफेंस नहीं माना है, जबकि जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला था कि मैराइटल रेप को एक ऑफेंस माना जाए। आगे बीएनएस में क्या किया है, सेक्शन 377 जो है आईपीसी का उसको ही रिमूव कर दिया है। सेक्शन 377 डील करता था इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर अगेंस्ट एनी मैन, वुमेन और एनिमल। तो जो अननेचुरल सेक्स होता था उसको रिमूव कर दिया गया है आईपीसी में। आईपीसी में जो था अननेचुरल सेक्स से रिलेटेड जो ऑफेंस था उसको रिमूव कर दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कंसेंसुअल सेक्स को लीगल माना जाएगा, मगर अननेचुरल जो अनकंसेंसुअल होता है इसमें कंसेंट नहीं लिया गया होगा उस केस को अभी भी ऑफेंस माना जाएगा। लेकिन ऐसा न डील करते हुए भारतीय न्याय संहिता ने पूरे का पूरा सेक्शन ही रिमूव कर दिया है। तो ये एक प्रकार का चूक हुआ है जिसे स्टैंडिंग कमेटी और होम अफेयर्स ने रिकमेंड किया है कि इस प्रोविज़न को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए विद वो अमेंडमेंट जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो उस अमेंडमेंट के साथ कंसेंसुअल सेक्स को लीगलाइज किया गया है और अनकंसेंसुअल सेक्स को ऑफेंस अभी भी रखा जाएगा, मतलब उस पार्ट को, सिर्फ कंसेंसुअल वाले पार्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बाकी पार्ट को ऑफेंस माना जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा 377 जो धारा थी आईपीसी को उसको नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन बीएनएस में उसे हटा दिया है, जिसको रिकमेंड कर दिया गया है वो बाद में रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा विद दोज अमेंडमेंट्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए आगे भी हर वीडियो को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।